नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। अब कोरोना वायरस के ज़्यादा मामलों वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर होगी पूर्ण पाबंदी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नई योजना बनाई है। जिस इलाके में कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार होगा, वहां भौगोलिक क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी वहां लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक होगी। कंटेनमेंट जोन में संक्रमितों की तलाश के साथ ही पूरी तरह से घेराबंदी की जाएगी और विशेष टीमें घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। कोरोना के चलते विदेशों में बढ़ा आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात, गिलोय तुलसी की बड़ी डिमांड। कोरोना संकट के चलते विदेशों में आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ गई है। अमेरिका और यूरोप के साथ एशिया के तमाम देशों में भारत की जड़ी बूटियों के निर्यात में तेजी आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के शहरों से सालाना 300 करोड़ से ज़्यादा की जड़ी बूटियां निर्यात हो रही है। कोरोना महामारी के चलते सालाना निर्यात दोगुना तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं, दुनिया का चीन से डगमगाते यकीन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और एक बड़ा बाजार भारत की ओर शिफ्ट होने की उम्मीद नजर आने लगी है। भयंकर समुद्री तूफान की आशंका, तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। 24 घंटे के अंदर ये भयंकर समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। उत्तर ओडिशा अथवा बंगाल की सीमा पर स्थल भाग से इसके टकराने का अनुमान है। वर्तमान में ये तूफान पारादीप बंदरगाह से 1060 किलोमीटर की दूरी पर है। एहतियात के तौर पर निचले इलाकों के बाशिंदों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की तैयारी है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। 18 मई को होगा 10वीं और 12वीं के लिए बचे हुए सीबीएसई परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान। सरकार ने 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को टाल दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि सीबीएसई डेटशीट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने पहले घोषणा की थी कि वो शनिवार शाम 5 बजे लंबित परीक्षाओं की तिथि का ऐलान करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख रहा है। इसके कारण अब सोमवार यानी कि 18 मई 2020 तक डेटशीट का ऐलान किया जाएगा। असुविधा के लिए खेद है। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में मजदूरों से भरी बस पलटी, 15 हुए घायल। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग जगहों से मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं सामने आ रही है। वहीं अब पश्चिम बंगाल में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, पलायन की खबरों के बीच 1 लाख मजदूर काम पर लौटने को हैं तैयार। देश के अनेक हिस्सों से मजदूरों के पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अब भारी संख्या में मजदूर वापस आकर दोबारा कामकाज शुरू करना चाहते हैं। अब तक लगभग 1 लाख मजदूरों ने हरियाणा में वापस आने की अपनी इच्छा जताई है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों के शुरू होने से मजदूरों को काम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए संबंधित राज्यों से बात कर श्रमिकों को हरियाणा तक भेजने के लिए उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब मजदूरों के पलायन की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है और इनकी कमी की वजह से कई औद्योगिक जगहों पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
INLCU L-57 युद्धपोत भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। बॉर्डगार्ड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 वॉरशिप को शुक्रवार को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इस प्रक्रिया को अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर के देखरेख में किया गया। सरकारी GRSE ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि युद्धपोत INLCU L-57 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और ये 7वां LCU मार्क 4 वॉरशिप है। ये जल और थल दोनों पर चलने में सक्षम पोत है और इसका प्राथमिक काम मुख्य युद्धक टैंकों, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों और साजो सामान का पोत से तट तक परिवहन करना और उनकी तैनाती करना होगा। घरेलू उड़ानों के चालू होने का रास्ता साफ, एयरलाइंस कंपनियों ने DGCA को सौंपी रिपोर्ट। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान घरेलू उड़ानों को दोबारा चालू करने का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और देश के हवाई सेवा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक को अपने विमानों की एयरवर्दीनेस रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट उस तय प्रोटोकॉल के तहत बताई गई है जिसमें फ्लाइटों का दोबारा संचालन चालू करने से पहले विमानों की स्थिति का ब्यौरा जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय के एक सूत्र ने एयरलाइंसों की तरफ से रिपोर्ट मिलने की पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि घरेलू विमान संचालकों में इंडिगो के पास 260, स्पाइस जेट पर 120, एयर इंडिया का 155 और विस्तारा का 41 विमानों का बेड़ा है। पीयूष गोयल बोले, किसी भी जिले के लिए श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने के लिए हैं तैयार। रेलवे देश के किसी भी जिले के लिए विशेष चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कही। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के जिलों के जिलाधीशों से लॉकडाउन के कारण उनके क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों की एक सूची तैयार करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जिलाधीशों को राज्य और रेलवे दोनों के नोडल अफसरों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत मुहैया देने के लिए भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से विशेष ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि गोयल बीते कुछ दिनों से राज्य सरकारों से प्रवासियों को उनके घर ले जाने वाली ट्रेनों को मंजूरी देने की अपील कर रहे हैं। ये अपील विशेषकर झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से की गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक 1074 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई है। इन ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान 14 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने 526 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। उसके बाद बिहार ने 269 और मध्य प्रदेश ने 81 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। झारखंड ने 50, ओडिशा ने 52, राजस्थान ने 23 और पश्चिम बंगाल ने 9 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। रामविलास पासवान ने कहा, 8 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा मुफ्त अनाज का लाभ। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना किसी राशन कार्ड के 2 माह तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पर आने वाले वक्त में सरकार इन मजदूरों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें कल्याणकारी योजना में शामिल कर सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ये राहत अभी 2 महीने के लिए है। कोरोना की क्या स्थिति रहती है उस बारे में तब निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों को अनाज का आवंटन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ये योजना मई और जून के लिए है। ऐसे में राज्यों को राशन वितरित करने के बाद 15 जुलाई तक सभी का नाम भेज देना चाहिए। किसी राज्य में इसके बावजूद भी लोग बच जाते हैं तो राज्य के आग्रह पर विचार करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। एमपी के रीवा में खाना मांग रहे प्रवासी मजदूरों पर पुलिस का लाठीचार्ज। हरियाणा में भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने अपने बॉर्डर पर अस्थायी शेल्टर होम बनाकर मजदूरों को रोक रही है, लेकिन ऐसे में मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन गया है। एमपी यूपी बॉर्डर पर भूख से बेहाल मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने भूखे और बेबस मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के रीवा के चाकघाट बॉर्डर पर पुलिस ने पलायन कर रहे मजदूरों को रोकना शुरू किया और देखते ही देखते यहां हजारों की भीड़ जमा हो गई। और जब रात 11 बजे तक भी मजदूरों को खाना नहीं मिला तो मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया, हाईवे जाम कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या पर पुलिस बुला ली गई और फिर पुलिस ने भूखे मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिला। हरियाणा बॉर्डर पर भी प्रवासी मजदूरों और पुलिस के बीच हंगामा और मारपीट हुई। पुलिस ने जब लाठियां भांजी तो मजदूर खेतों की तरफ भागने लगे। इस भागम भाग में मजदूरों के सामान सड़क पर बिखर गए। डंडे से बचने के लिए मजदूर अपनी साइकिल बस्ता बीच सड़क पर छोड़कर भागे। पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच झड़प की ये घटना हरियाणा के यमुनानगर के करेड़ा खुर्द गांव की है। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल के ठिकानों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद किए गए जब्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। शनिवार को सुरक्षा बलों को विशेष इनपुट मिला। इसके बाद 55 RRJKP और CRPF ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने एक LLR, 2 पिस्टल, भारी संख्या में ID मटेरियल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए। ये बरामदगी सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई। पुलवामा जिले में एक बड़ी आतंकी घटना टल गई। हिजबुल के कमांड रियाज नायकू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने इस बरामदगी से हिजबुल मुजाहिदीन को एक और बड़ा झटका दिया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने बनाया एक रोबोटिक डिवाइस, अस्पताल में मरीजों की करेगा देखभाल। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस जिसका नाम रखा है रेलबोट विकसित किया है। हैदराबाद डिवीजन के अतिरिक्त मंडल प्रबंधक हेम सिंह बनोट ने कहा कि SCR और उनकी टीम द्वारा विकसित इनोवेशन को लेकर जोन के प्रमुख गजानन माल्या, SCR के महाप्रबंधक ने उनकी प्रशंसा की है। आंध्र प्रदेश में ONGC गैस पाइपलाइन लीक होने से हड़कंप। राज्य में 10 दिन में दूसरी घटना। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर गैस लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। राज्य के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में मिलीकिमपुरम मंडल के तरुपल्लेम गांव में शनिवार को ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन के गैस पाइपलाइन में लीकेज की खबर सामने आई। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने इसे लेकर अधिकारियों को सतर्क किया और अब मामला काबू में है। बता दें कि राज्य में ये 10 दिन में गैस लीक की दूसरी घटना है। इससे पहले 7 मई को विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट के प्लांट से गैस लीक हुई थी। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 400 से भी ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 46 लाख के पार पहुंचे। US में सबसे ज्यादा हुई मौतें।
दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 46 लाख को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख से अधिक हो चुका है। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1237 लोगों की मौत सामने आई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आईएसआईएस के 4 आतंकवादी मारे गए, 3 हुए फरार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आईएसआईएस आतंकवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आईएसआईएस के शीर्ष नेतृत्व ने आतंकवादियों को देश में सांप्रदायिक संघर्ष शुरू करने के लिए राजधानी लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में अल्पसंख्यक शियाओं के लिए पूजा स्थलों पर हमला करने का काम सौंपा था। एक बयान में पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने स्थानीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया था। हमने आतंकवादियों की एक बड़ी और घातक योजना को विफल कर दिया। इस दौरान आईएसआईएस से जुड़े 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार आईएसआईएस के 7 आतंकवादी आजम चौके बहावलपुर के पास जखीरा जंगल में छिपे हुए थे। आतंकी विस्फोटक और भारी हथियारों से लैस थे। सूचना मिलने के बाद सीटीडी की मुल्तान टीम ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर शनिवार देर रात उनके ठिकानों पर छापा मारा और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकी मारे गए, जबकि उनके साथ 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलीपींस में दोहरी मुसीबत, तूफान एम्बो के कारण 5 की हुई मौत। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे फिलीपींस में अब तूफानों का कहर शुरू हो चुका है। तूफान एम्बो के कारण यहां करीब 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। स्टार न्यूज़पेपर के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस की महामारी को लेकर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के बजाय इस तूफान के कारण हजारों लोग शिविर में बदतर हालत में रहने को मजबूर हो चुके हैं। कमजोर इम्यूनिटी के कारण दोबारा महामारी के साए में फंसा चीन। चीन में दूसरी बार महामारी का खतरा मंडरा रहा है। शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार का कहना है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और इसलिए देश के सामने दूसरी बार महामारी की चुनौती का खतरा बरकरार है। ये चेतावनी देश के शीर्ष मेडिकल एडवाइज़र की ओर से दी गई है। चीनी सरकार के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर झोंग नानशान ने CNN से अपने विशेष साक्षात्कार में कहा, अधिकांश चीनी नागरिकों पर अभी महामारी के संक्रमण का खतरा बरकरार है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है। उन्होंने कहा, हम बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मेरे विचार से ये हालत दूसरे देशों की तुलना में अभी सही नहीं है। डॉक्टर झोंग चीन में लोकप्रिय हस्ती है। इन्हें वर्ष 2003 में सार्स हीरो के नाम से जाना जाता था। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी भी झोंग का योगदान बहुमूल्य है। जनवरी में इन्होंने ही इस बात की पुष्टि की थी कि कोविड-19 लोगों के बीच फैल सकता है। उन्होंने बताया, शुरुआत में वो शांत रहे और बाद में मैंने कहा कि संभवतः हमारे यहाँ लोगों का बड़ा समुदाय संक्रमित हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे परिणाम पर विश्वास नहीं हुआ था और इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, आपको वास्तविक आंकड़ा बताना चाहिए। चीन के वुहान में पहली बार इस महामारी का पता चला और अब तक देश में संक्रमण के कुल 82,000 मामले हो गए, जिसमें से 4,633 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा जारी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते न्यूजीलैंड की पीएम को रेस्टोरेंट में नहीं दी एंट्री। न्यूजीलैंड में सामाजिक दूरी के नियम के साथ रेस्टोरेंट और कैफे को
खोलने की अनुमति दी गई है और इन नियमों के कारण प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को भी एक रेस्टोरेंट में कोई विशेष छूट नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लॉकडाउन में छूट के 2 दिन बाद कुल पल बिताने के लिए जेसिंडा अपने मंगेतर क्लार्क गैफोर्ड के साथ शनिवार शाम को राजधानी वेलिंगटन स्थित ऑलिव रेस्टोरेंट में गई थी, लेकिन नियमों के तहत रेस्टोरेंट में 1 मीटर की दूरी बनाना जरूरी है। इसके मद्देनजर कई रेस्टोरेंट ने मेहमानों की क्षमता को कम कर दिया है। यूरोप के कई शहरों में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन, लंदन में कई लोग किए गए गिरफ्तार। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के विरोध में यूरोप के कई शहरों में शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किए। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में एकत्र भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके कारण पुलिस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। सच निकला अमेरिका का दावा, चीन ने पहली बार कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल नष्ट करने की बात मानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार चीन पर कोरोना की जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। अब ट्रंप का दावा सच साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने मान लिया है कि उसने कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल नष्ट किए थे। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कमीशन के निरीक्षक यू डेंगफिंग ने ये खुलासा किया है। यू ने कहा कि चीन की एक जैविक लैब में कोरोना के शुरुआती सैंपल नष्ट किए गए थे, लेकिन डेंगफिंग ने आगे सैंपल नष्ट करने का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि सैंपल को नष्ट सच छिपाने के लिए नहीं, बल्कि जैविक लैब में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लैब इस तरह के सैंपल को संभालने के लिए अधिकृत नहीं था, इसलिए चीनी सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून के तहत सैंपल को नष्ट करना पड़ा था। सैंपल नष्ट करने वाले आरोप अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने भी पिछले महीने लगाए थे। पोम्पियो ने कहा था कि हमें यकीन है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को समय पर नए कोरोना वायरस के प्रकोप की सूचना नहीं दी थी। हर प्रांत में वायरस के फैलने तक संक्रमण के फैलने की जानकारी भी चीन ने छिपाई। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन का ये कबूलनामा अमेरिका के शक को और गहरा करेगा। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।